चलिए स्टार्ट करते हैं आनुवंशिकी चैप्टर दोस्तों। जैसे कि ऑलरेडी आपके चैप्टर बाकी के हो रखे हैं। इसमें चित्रात्मक बुक है। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट होता है चित्र के साथ समझाया जाता है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। आज आपको बताते हैं आनुवंशिकी क्या होता है। आनुवंशिकी के बारे में पहले परिभाषा समझ लेते हैं। इसकी जो परिभाषा है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें आनुवंशिकी लक्षण एवं सजीवों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी प्रसारित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी मैं अभी आप सिंपल भाषा में समझाऊं कि आनुवंशिकी क्या होती है। अब आनुवंशिकी का मतलब ये होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, लक्षणों का जाना, यही आनुवंशिकी का मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के पूर्वज गंजे हैं तो उनके बच्चे भी गंजे, उनके पीछे यानी कि पीढ़ी भी गंजी होगी। ऐसे आनुवंशिकी का लक्षण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। तो इसी प्रकार हमारे एक वैज्ञानिक, बहुत फेमस वैज्ञानिक थे। कौन थे? ग्रेगर साहब जॉन मेंडल थे, जो ऑस्ट्रेलिया से रहने वाले थे। इनका उद्यान मटर, यानी कि उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। सबसे पहले मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। वो मटर के पौधे क्या थे? कुछ पौधे यानी कि उनने कुछ बीज लिए थे, कुछ पौधे उनमें बौने रह गए, कुछ पौधे लंबे हो गए, और कुछ पौधों पर पीले फूल, कुछ पौधों पर लाल फूल, और कुछ पौधों पर सफेद फूल। यानी कि इस प्रकार से इनकी प्रक्रिया रही। इन्होंने सभी फूलों को बारे में यानी ट्रांसरेक्शन कराया। एक फूल यानी यहाँ से पुंकेसर, यहाँ से स्त्रीकेसर, यहाँ से पुंकेसर, यहाँ से स्त्रीकेसर, सभियों को मिक्स करके फिर उन्होंने अगली पीढ़ी को देखा। ऐसे काफी इन्होंने परीक्षण यहाँ पर किए। तो चलते हैं इसी के बारे में आगे आपको कंटिन्यू बताते हैं। चीज़ें मज़ा आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोकें, क्योंकि शेयर लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और चीज़ें आपको बहुत डीप में बता देंगे, बिल्कुल चिंता न करें। चलिए देखिए, ये होता है प्रभावितता का नियम। ठीक है, प्रभावितता का नियम। चलिए अब देखिए, मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम हुआ था यहाँ पर, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, स्वतंत्र अभिवन का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अश्योरमेंट, श्योरमेंट। ठीक है, ठीक है। चलिए, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सिग्नेचर। ठीक है, अन्य नाम, युग्मों की शुद्धता का नियम। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, आनुवंशिक लक्षणों का प्रसारित करने का माध्यम। चलिए देखिए, प्रजातियों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्तर, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपका इस प्रकार से होता है। खोजकर्ता थे कार्ल विल्हम्स बोन नागिली। 1842 में इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, नागिली, इन्हें याद रखें। अगर आपकी क्रोमोसोम के बारे में बात करें, यानी कि किसने खोज की थी, तो नागिली ने की थी। किसने? नाग जैसे क्रोमोसोम होते तो नागिली ने क्रोमोसोम की, कार्ल विल्हम बॉन नागिली। ठीक है, 1842 में। ये कभी नहीं पूछता है, लेकिन पूछेगा तो साइंटिस्ट का नाम भले पूछ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, क्रोमोसोम गुणसूत्र। ठीक है, जीन धारक। अब होते हैं नामकरण करता, वाल्डेयर। गुणसूत्र, अच्छा क्रोमोसोम क्या होते हैं, गुणसूत्र वगैरह ये क्या होते हैं, ये सारी चीज आपको अभी हम नीचे बताएंगे कि कैसे क्या चीजें होती हैं। चलिए, आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई। आनुवंशिकता लक्षण धारण करने वाले क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए से बने अति सूक्ष्म संरचना। ठीक है, जीनों का अनुक्रम, जीनोम अनुक्रम आधार में परिवर्तन, उत्परिवर्तन। ठीक है, जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संगठन, जीनोम का चित्रण। नामकरण देख लेते हैं, नामकरण करता बेल जॉनसन, जिन्होंने 1919 में इसका किसका जीनोम का, जीन का क्या किया था, पता लगाया था। किसने लगाया था? वेल जॉनसन ने। चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम मक्का में प्रयोग हुआ था। ये खोजकर्ता थे यानी कि बारबरा, बारबरा, यानी कि देखो नाम कितना अच्छा है, बारबरा मैकेलटॉक, मैकेलटॉक, यूएसए से ये रहने वाले थे। नोबेल पुरस्कार भी इन्हें 1983 में मिला था। अब आते हैं जंपिंग जीन, यानी कि प्ले वान जीन। ठीक है, कोशिकाओं में डीएनए के खंड ट्रांस, अब देखिए जीएन कहाँ पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है, और डीएनए से ही सारे पते लगते हैं कि कौन सा यानी किसका ये बच्चा, या कोई भी चीज़ आपको पता करनी है तो वहाँ से डीएनए से पता चलेगी। ठीक है, ऐसे आनुवंशिक जो तत्व जो एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान में
जाने जाते हैं, समर्थ रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जंपिंग जीन कहते हैं। चलिए, उल्लेखन, उल्लेखन क्या है, यानी कि रिवर्स, उल्लेखन रिवर्स, ठीक है। ट्रांसप्रेशन, ट्रांसप्रेशन, चलिए, अब यहाँ रिवरेशन यानी उल्लेखन यहाँ लिखा है रिवरेश। चलिए, ये होता है आपका डीएनए, इधर होता है आरएनए। अब देखो ये क्या होता है, डीएनए की संरचना होती है कुछ ऐसी होती है आपकी, ऐसी। अब इसी में आधा आप काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका आरएनए, इधर को और इसे मिला देंगे तो दोनों को मिला के क्या बन जाता है, डीएनए, ठीक है। ये ये संरचना होती है आपकी डीएनए की। अगर जैसे आधा आधा काटते हैं तो एक तरफ आरएनए और दूसरी तरफ इसे मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, डीएनए। चलिए, अब देखो ये होता है आपका, इसकी खोज हुई थी डीएनए की, रिक्स यानी कि जो खोज करता थे, रिप्स रसायन शास्त्री थे फ्रेडरिक मिसर, फ्रेडरिक मिसर, इसे याद कर लेना क्योंकि पूछा जाता है। 1869। देखो यहाँ के ये कोई वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए इनके नाम टेढ़े एढ़े रहते हैं। इंग्लिश के भी पढ़ बहुत ज्यादा टेढ़े एढ़े रहते हैं, लेने में भी प्रॉब्लम होती है। ये अब देखो फ्रेडरिक क्या नाम है, कुछ पता ही नहीं चलेगा, फ्रेडरिक तो हमें याद तो करना है। तो इन्हें आप फ्रेडरिक समझ के ब्रेड बना लो, ब्रेड को टेढ़ा मेढ़ा करके खा लो, बस याद कर लो, यानी डीएनए का नाम फ्रेडरिक्स हो गया। इनकी खोज 1869 ईस्वी में हुई थी। डी इसकी फुल फॉर्म होती है डीएनए की, होती है डी ऑक्सी राइबोसोम, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। क्या होती है, डी ऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक, मेरे साथ साथ याद करिए, डी ऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए की भी होती है, वो मैं आरएनए की तरफ बताऊंगा जो भी चीजें होती हैं। चलिए, अब देखो डीऑक्सी राइबोसोम शर्करा कहाँ पर ये होती है, ठीक है, इसमें पार्ट्स दिए हुए हैं उनके बारे में। फास्फेट यहाँ पर बीच में मध्य में, नाइट्रोजनी बेस नीचे होता है, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन और साइटोसिन, डीएनए, ठीक है। अब देखो कुंडलीकार विन्यास की खोज डॉक्टर जेम्स वाटसन ने डॉक्टर फ्रांसिस क्रेक, MHF विक्लग तथा फ्रैंकलिन 1953 ईस्वी में न्यूक्लिक अम्ल प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था, ठीक है। अब बात कर देते हैं डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर क्या होते हैं, डिफरेंट बिटवीन कैन नॉट शो यू, ठीक है। इनमें डिफरेंट देख लेते हैं क्या है इनमें। ये होता है आपका अभी अभी मैंने बताया डीएनए डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल, ये होता है आरएनए, ठीक है, क्या होता है, आरएनए, ओके। राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल, इसकी फुल फॉर्म ये होती है राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी यानी डी, इसमें डीऑक्सी लगा देना, आरएनए में राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल, सीधा सीधा होता है। ये होता है बेस, क्या होता है इसका, एनेडिनिन होता है, क्या होता है, एनेडिनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन और साइटोसिन। अवस्थित मुख्यतः केंद्रक व कुछ मात्रा में माइक्रोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में प्राप्त होता है, ठीक है। राइबोसोम शर्करा ये बेस थाइमिन स्थान पर यूरेसिल अवस्थित केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में दोनों में मिलता है। चलिए, ट्रांसफर यानी कि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण हेतु अमीनो अम्ल राइबोसोम पर लाना, टी आरएनए। चलते हैं इनके प्रमुख प्रकार समझ लेते हैं। देखिए प्रमुख प्रकार को उधर आरएनए एमआरएनए, इनमें अंतर क्या होता है, कैसे पूछे जाते हैं, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायक जो राइबोसोम होते हैं उन्हें आरआरएनए कहते हैं, क्या कहते हैं, आरआरएनए कहते हैं, ठीक है। अब आपके जो राइबोस ये लिखा है राइबोसमल, इसका मतलब क्या होता है आपको समझो, राइबोसमल क्या होता है, राइबोसमल, ठीक है। अब हम बात करते हैं एमआरएनए, यानी कि इसका मतलब होता है मैसेंजर, इसका होता है राइबोसमल, ठीक है। ये अब बात करते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए केंद्रक में बाहर प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपयुक्त अमीनो अम्लों को चुनने के लिए संदेश, ठीक है, चुनने के लिए संदेश। डीऑक्सी राइबो एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, मैंने अभी अभी पहले भी आपको बताया था और ये फिर से आपको बता दिया। फटाफट याद करते हैं, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये रट लेना, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बार बार परीक्षा में बनते रहेंगे। चलते हैं जैव उर्वरक क्या होते हैं, जैव उर्वरक, जैव उर्वरक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु मुख्य दलहन फसलें, यहाँ पर बात कर लेते हैं। मुख्य दलहन फसलों में क्या क्या आते हैं, चना आता है, मटर है, सेम है, अरहर है, दलहनी पौधे हो, जड़ हैं, ये जड़ें हैं पौधे की, ठीक है, दलहनी पौधे में ये जड़ें हैं, पत्ती ऊपर हैं,
नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक। देखो जो दलहनी चीजें होती हैं, दालें होती हैं, उनमें काफी मात्रा में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तभी आपने देखा होगा कि आपकी दालों वाली जो फसलें होती हैं वहां पर खेती में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है और यूरिया कम लगाई जाती है। यूरिया इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहां पर नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके। ओके, तो हम बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी यहाँ पे दिए हुए हैं, चलिए। डीएनए में उपलब्ध यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनता उसे क्या कहते हैं, टायरोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, टायरोसिन। डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सी होती है, डिऑक्सी राइबोसोम, डिऑक्सी राइबोसोम, डिऑक्सी राइबोसोम। राइबोसोम होते हैं आरएनए के, क्या होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, आरएनए बोलते हैं राइबोसोम को, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए डिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। बस इतना याद कर लेना, मजा आ जाएगा इसमें, ठीक है। बात करते हैं साधारण मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। गुणसूत्र होते हैं 46, 23 जोड़ी। कैसे होते हैं 46, ये हो गया आपका मेल, ये हो गया फीमेल, इधर से 23 और 23 दोनों को ऐड करेंगे 46, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, तभी एक जायगोट का निर्माण होता है। चलिए, मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था, लैंगिक जनन पर आधारित था, लैंगिक जनन पर आधारित था, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में, जो सहायक होता है जीवाणु। फसल इधर दिए हुए, इधर जीवाणु दिए हुए हैं। अब सोयाबीन, राइजोबियम जेपोनिक, देखो ये राइबोजियम जेपोनिक होता है, जीवाणु पाया जाता है किस पे, सोयाबीन पर। ये बहुत फायदा करता है, किसे करता है, पौधों को। अब होता है तीन पत्तियां घास, तीन पत्तियां घास होता है राइजोपस ट्रांसपोलो। इसे पूछ लेता है कभी कभार, कैसे पूछेगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहायक जीवाणु, यानी कि उसके बारे में कुछ फसलें दे देगा आपको, जीवाणु पूछेगा, जीवाणु दे देगा तो फसल के बारे में पूछ लेगा, ये किस फसल में क्या सहायक होते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं लुसन, लुसन की होता है राइजोबियम मेलिल लोती, ठीक है, मेलिल लोती। कैसे कैसे नाम है, जलीय फर्न, जलीय फर्न देखा है आपने, एनावीना एंजोली। जलीय फर्न वो होता है जिसपे कांटे लगे होंगे, देखा होगा, चौड़ी चौड़ी पत्तीदार आपने देखा होगा, आप तो बहुत कम रह गई है, बहुत सहायक होती है जलीय फर्न, फर्न, ठीक है। मुन्नेरा, मुन्नेरा मैक्रोफाइला, मुन्नेरा मैक्रोफाइला, सॉरी गुन्नेरा, ओ कोई बात नहीं है, गुन्नेरा मैक्रोफाइला। ये होता है नोस्टो मस्कोर मस्कोरम, ठीक है, क्या होता है, नोस्टोक मस्कोरम। चलिए अगला पॉइंट है जैव उर्वरक। अब जैव उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे। जैव उर्वरक क्या होता है, सूक्ष्म जीवों में, जीवाणुओं में युक्त खाद, पर्यावरण हितैषी, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का उपलब्धता, खेती में लाभकारी सूक्ष्म जीव, ठीक है, ये होता है जैव उर्वरक। यानी कि अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले सेलुलोटिक, सेलुलोटिक, लिग्नोलिटिक, ठीक है, कंपोस्टिक, एक्सोलेरेटर, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ये किस किस से रिलेटेड होता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, पौधे की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाले, और होते हैं फास्फोरस, क्या होते हैं, फास्फोरस गुलाने वाले, फास्फोरस को मिलाने वाले या गुलाने वाले। तो जैव प्रकार हैं, ये कितने प्रकार, 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 4। तो मैंने बता दी कौन कौन से होते हैं। अब इसे पर मैंने ये भी बताया, कंपोस्टिक एक्सीलरेटर के बारे में आते हैं, सेलुलोटिक, लिग्नोलिटिक। अब इसके बारे में पौधे की वृद्धि में प्रोत्साहन, पौधे में वृद्धि करेंगे वो कौन कौन होते हैं, ये पूछा जाता है, ये पूछा भी गया था, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये। देखो पौधे की वृद्धि के बारे में जो सहायक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, राइजोबैक्टीरिया, कौन से होते हैं, राइजोबैक्टीरिया, याद कर लेना, सीडोमोनास और राइजोबैक्टीरिया, ये पौधे की वृद्धि में बहुत सहायक होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किनकी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। तो इसमें होता है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और एजोपाइरिलम और सेंटी सॉरी एस्टिटोबैक्टर, और होता है नीलहरित शैवाल, एंजोला, ठीक है, ये होते हैं। अब बात करते हैं फास्फोरस गुलाने वाले, तो होते हैं बैसिलस, सीडोमोनास, एस्परजिलस, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। हाँ, इसके बारे में जो पीडीएफ है, आप स्क्रीनशॉट की बेफिक्र है, पीडीएफ हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर डिमांड कैंपस बाय विजय सर सर्च करेंगे, वैसे ही आपको सारे के सारे नोट्स वहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। चलिए
नील हरित शैवाल के बारे में बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक अन्य नाम इनके होते हैं साइनोबैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक शैवाल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक शैवाल। एंजोला सहचारी, जलीय फर्न। बात करते हैं पत्तियों की, पृष्ठीय सतह पर ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं। एनाबीना एंजोला, ठीक है, एनाबीना एंजोला। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब बात करते हैं दुधारू पशुओं की खिलाने पर दूध की मात्रा बढ़ जाती है, किसकी? जलीय फर्निके से। एंजोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण। उपज क्षमता, तो आज से आपको एक जानकारी मिली होगी, एंजोला यानी जलीय फर्न को खिलाने से पशुओं में क्या बढ़ जाएगी? दूध की मात्रा अधिक हो जाती है। तो कहीं देखना इसे ये बिनोरे की खल होती है उसमें ये मिक्स आता है, ठीक है। तो ये जानकारी आपको मिली होगी। अब मजा आएगा आपको विज्ञान में, जो अब तक की जो साइंस थी थोड़ी आपको टिपिकल लगती होगी, अब मजा आएगा, जो कि आपकी एकदम मजेदार चीज इसमें स्टार्ट होने वाली है, जो कि कंकाल तंत्र यानी मांसपेशियों के बारे में जानकारी हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, जियोलॉजी में वैसे मजा भी बहुत सारा आता है, बॉटनी में थोड़ा किच किच चीजें लगती हैं, लेकिन जियोलॉजी मस्त, एकदम मजा ही मजा आता है। चलिए कंकाल के बारे में बात करते हैं। कंकाल तंत्र, हड्डियों से बना ढांचा, कार्य होता है शरीर को आकृति देना। तो देखो, हड्डियों से, कंकाल से कैसे बनता है? हड्डियों से बनता है, एक ढांचा शरीर का बनता है। जिस प्रकार ईंटों से एक मकान बनाया जाता है, उसके बाद लीप पोत की जाती है, उसके पास उसकी प्लस्तर किया जाता है, उसी प्रकार हमारे शरीर का ढांचा जो बनता है हड्डियों से बनता है, उसके कार्य का शरीर आकृति देने, सिर्फ आकृति देने का काम होता है किसका? कंकाल तंत्र का। मांसपेशियां तंत्र एक और सिस्टम होता है जो मांसपेशी निर्मित होती है, कार्य शरीर के सहारा दृढ़ता की गति देना होती है। मांसपेशियां क्या करती हैं? जिस प्रकार ईंट के अंदर गारा लगाया जाता है, चिपका जाता है, उसी प्रकार मांसपेशियां इसमें काम करती हैं, तंत्र का यानी कंकाल तंत्र को चिपकाने का यानी कि ढंग से खड़ा करने का काम करती हैं। बात करते हैं मानव का कंकाल तंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। देखो, अंतः कंकाल तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छी कंकाल, और दो प्रकार का कंकाल होता है, उपांगी कंकाल, अच्छी कंकाल और उपांगी कंकाल। तो बात करते हैं अच्छी कंकाल, यानी कि इसमें 80 हड्डियां होती हैं, और उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां होती हैं। टोटल मिला के, कुल मिला के इसमें 206 हड्डियां हमारी हो जाती हैं। चलिए बाह्य कंकाल के बारे में बात कर लेते हैं। बाह्य कंकाल में जो हमारे आते हैं, बाल हैं, नाखून है, रोम है, ठीक है, ठीक है। अब चलिए और बात कर लेते हैं नाखून के बारे में। नाखून, नाखून देखिए मृत कोशिकाओं के द्रव्य से निर्मित, ठीक है, अल्फा केराटिन से निर्मित, ठीक है। रक्त संचरण का अभाव होता है, यानी कि रक्त संचरण नहीं होता है किसमें? नाखून में। इसलिए आप नाखून अगर काटेंगे तो दर्द नहीं होता है, ठीक है। और जहाँ रक्त का संचरण नहीं होगा वहाँ पर दर्द नहीं होता। वो और सारी चीज़ें भी प्रैक्टिकल होती हैं। इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, जहाँ पर नमी नहीं होगी, काटने पर दर्द नहीं होता है। देखो लिखा भी है इसमें, वह कंकाल कहलाया जाता है। अब वह कंकाल की बात कर ले तो आपको यहाँ क्लिक करेंगे नाखून पर, ऑप्शन में दिया होगा तब उस तरीके से, ठीक है। तो अंतः कंकाल के बारे में बात हुई। अब बात करते हैं हड्डियों की संख्या कैसे क्या होती है वो समझ लेते हैं। देखिए, ये कुछ हड्डी की स्ट्रक्चर भी बनी हुई है। खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं हमारी टोटल 29 होती हैं। कपाल जो होती है वो 8 होती है। हड्डियां खोपड़ी में होती टोटल, लेकिन कहाँ कहाँ होती है वो अभी नीचे इसमें कपाल में जो होती हैं ये होती हैं 8 होती हैं। चेहरे में हड्डियां होती हैं वो 14 होती हैं, ठीक है। कपाल होता है जो चेहरे से ऊपर का जो होता है हमारा खोपड़ा, उसे बोलते हैं, ठीक है। कान में जो हड्डियां होती हैं 26 होती हैं, वो सॉरी 26 नहीं 6 होती हैं, 3 और 3 6 हड्डियां होती है, ठीक है। स्टेपिस सबसे कान की छोटी हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी होती है, ये वयस्क रीढ़ की हड्डी होती है वयस्क में 26 और बच्चे में 33 होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जब बच्चा होता है तो उसे हम खूब सारा उसे मोड़ते हैं तो मुड़ जाता है। अगर हड्डियां उसमें 26 होंगी तो बच्चा मुड़ने की संभावना नहीं होती। जैसे जैसे बच्चा से वयस्क की तरफ जाते हैं हड्डियां भी जुड़ती जाती हैं, और हड्डियां टोटल कितनी रह जाती हैं? 26 रह जाती है वयस्क में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये पूछा था आप बच्चों में हड्डियां कितनी होती हैं? तो 33 होती हैं। कितनी होती हैं? 33 होती हैं, ठीक है। पसलियां, पसलियां रैप्स यानी कि 24 और 12 12 होती हैं, ये दो जोड़ी होती 12 12, यानी कि 12 12 कितनी हो गई? 24 हो गई, ठीक है। बात करते हैं फ्लोटिंग रिल्स यानी तैरती पसलियां, यानी दो जोड़ी होती हैं 11वीं और 12वीं, इन्हें तैरती पसलियां भी
कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन। इनमें किस किस पदार्थ की यानी कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले मुख्य तत्व के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से तत्व भी मुख्य तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है। कौन कौन किस मात्रा में होता है तो वह भी समझ लेते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे शरीर में होता है ऑक्सीजन होता है 65%। कितना होता है? 65%। उसके बाद हाइड्रोजन होता है 9.5%। फास्फोरस 1% पाया जाता है। कैल्शियम होता है 1.5%। नाइट्रोजन होता है 3.20%। कार्बन होता है 18.5%। ठीक है। तो कार्बन के बाद सॉरी ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद होता है अरे ऑक्सीजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद होता है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद फास्फोरस। ये आपके मनुष्य में शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व हो गए। क्लियर। चलो बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं जीवन काल में कितने 20 दांत, 2 बार विकसित द्वंती प्लस 12 स्थायी होते हैं। कितने होते हैं? 12 स्थायी दांत होते हैं। इन्हें चवर्णक दंत सिर्फ एक बार विकसित एक दंती कहते हैं। ठीक है। दंतवल्क इनेमल, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इनेमल जो होता है ये होता है वाइट वाइट। ठीक है। अब ये मानव शरीर का सबसे कठोर माना गया है। क्या माना गया है? शरीर का जो कठोर तत्व है तो वो यही माना गया है मानव शरीर का। क्या माना गया? ये सफेद सफेद जो होता है इनेमल, इसे इनेमल बोलते हैं। ये बहुत कठोर होता है। ठीक है। चलिए ये कृदंत होते हैं, ये रदकन होते हैं, ये अग्र चवर्णक होते हैं, ये चवर्णक होते हैं। ठीक है। तो सबसे पीछे ये डाढ़ जो होती है वो कृदंत होती है, ये नुकीले होते हैं, रदकन होते हैं, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हुई होगी। अब मनुष्य के पैर के बारे में बात कर लेते हैं, जांग के बारे में। तो ये ठोस हड्डी होती है। कैसी होती है? ठोस हड्डी। फीमर हड्डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, जो कि सबसे भारी हड्डी भी बोली जाती है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख अस्थियां। प्रमुख अस्थियां क्या क्या होती हैं इनके बारे में समझ लेते हैं। क्लेविकल और स्केपुला, क्लेविकल स्केपुला और स्टर्नमर, स्टर्नमर। ठीक है। स्टर्न बायोलॉजी के टर्म्स जो होते हैं बहुत थोड़े टेढ़े से होते हैं, क्यों? लेटिन भाषा से ये सारे शब्द लिए हुए हैं, इसलिए आपको लिख लिख के ये याद करने होंगे। ठीक है। चलिए स्टर्नर्म। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कहाँ पर। अब बात कर लेते हैं इसकी जो कि क्लेविकल। क्लेविकल क्या है? जंतर्क हंसली है। ये जंतर्क हंसली है। इसे से कॉलर बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलर बोन भी कहते हैं। स्कंद पलक, स्कंद पलक को बोलते हैं शोल्डर ब्लेड, शोल्डर ब्लेड। ठीक है। उरोक्स, उरोक्स जो होती है वो होती है ब्रेस्ट बोन। क्या होती है? ब्रेस्ट बोन। ठीक है। चलिए कार्पल्स, कार्पल्स होती है जो कलाई कहलाते हैं। ठीक है। पटेला, पटेला जो घुटने में हड्डी पाई जाती है इसे पटेला कहते हैं, जो कि आपके जॉइंट में सहायक होती है, हड्डी के जॉइंट में सहायक होती है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट यहाँ पर बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। कूल्हे के जोड़ का प्रस्थापन कहलाता है आर्थोप्लास्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थोप्लास्टी। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कैल्शियम फास्फेट फास्फेट है जो लवण है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु तो आवश्यक तत्व है कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है वो दंत वल्क है, इनेमल। जबड़ा, जो जबड़ा तथा कंठ से मैंडविल भी कहते हैं। ठीक है। जबड़ा तथा कंठ के बीच, जिह्वा के बीच स्थिर हड्डी होती है वो होती है हाइओइड। कौन सी होती है? हाइओइड। ठीक है। चलिए गर्दन का पहला कशेरुकी होता है तो होता है एटलस कशेरुकी। क्या होता है? एटलस कशेरुकी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कान के बारे में बात कर लेते हैं। कैसे का हड्डी होती है? ये कान है आपका। देखो ये हड्डियां दी हुई हैं। मेलसस स्टेपीज हड्डी शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, वो होती है ये होती है, ये हड्डी जो होती है शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इकस और मेलसस, याद रखें ये हड्डियां पूछ लेगा कभी कभार कान की, ये हड्डी तो नहीं देता है, ये इकस और मेलसस हड्डी दे देता है। मेलियस, मेलियस सॉरी मेलसस नहीं मेलियस, ये मेलियस और इकस हड्डी को दे देगा। आपको पूछ लेगा बताइए इनमें से कान की हड्डी कौन सी? एक हड्डी देगा और 4 हड्डियां और देगा, तो उसमें से आपको ये याद रखना है इकस और मेलियस। ठीक है। स्टेपीज हड्डी जो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। बात करते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक होते हैं लिगामेंट होते हैं, हड्डी प्लस हड्डी को जोड़ने का काम करते हैं। कंडरा
हड्डी प्लस मांसपेशी, ठीक है। चलिए बात आगे कर लेते हैं पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेशन सिस्टम। चलिए, पाचन क्या होता है? विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोज्य पदार्थ को सरल छोटे घुलनशील अणुओं में बदलना, तो पाचन तंत्र कहलाता है, ठीक है। चलिए, लार, मुख, टाउलिन एंजाइम या लारी एमाइलेस, ये मुख से होता है। जीभ, ग्रासनरी, भोजन को आमा से तक ले जाना, ठीक है। वसा का पित्त का बात करते हैं, वसा का पित्त यानी कि इसके बारे में अच्छे से समझ आते हैं। वसा इमल्सीकरण होता है, पित्त का भंडार होता है, ठीक है। काम होता है पित्ताशय में। इसको इसको जो बनाता है वो बनाता है यकृत, ठीक है। पित्त का उत्पादन जो करता है ग्लाइकोजेनेसिस, यूरिया जो उत्पादन करता है वो हमारा यकृत होता है, यूरिया का संश्लेषण करता है। यकृत से क्या क्या होता है वो आप समझ लीजिए, पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस, यूरिया का संश्लेषण, एल्कोहल का निरावि निराविशन, ठीक है। यूरिया का जो संश्लेषण करता है वो भी क्या करता है, लिवर करता है, यकृत। पित्ताशय, वसा का इमल्सीकरण और पित्त का भंडार कहाँ रहता है, पित्ताशय में। अब बात करते हैं आमाशय के बारे में। ये सारा आपको इमेज दिया हुआ है। ये आपका पित्ताशय होता है, छोटी सी बॉल सी होती है, ठीक है। ये आपका लिवर हो गया, ये आपका आमाशय हो गया, ये अग्नाशय हो गया, ये उसके बाद बड़ी आंत, ठीक है। उसके बाद ये छोटी आंत, ठीक है। और उसके बाद समझते हैं पहले, चलिए। HCl युक्त आमाशय में क्या होता है, HCl पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कहाँ भी होता है, आमाशय में होता है। अग्नाशय, ये अग्नाशय है। अग्नाशय, ये आपका अग्नाशय रस पाया जाता है। बड़ी आंत जल का अवशोषण होती है, क्या होती है, जल का अवशोषण होती है, ठीक है। छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, पचे हुए पोषण पदार्थ का अवशोषण भी कहाँ होता है, जो हमारी छोटी आंत में होता है, ठीक है। ये गुदा यानी कि मल प्रत्याग, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, जो कि बहुत अच्छे से मैंने स्ट्रक्चर आपको समझाई है, देखो, ठीक है। इमेज बनी हुई है। ये आपकी होती है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। ये अपेंडिक्स कभी बढ़ जाती है तो यहाँ इसका यहाँ से कट कर दी जाती है और इसका ऑपरेशन होता है। ये अधिक बढ़ने पर इसमें गंदगी जमा होने लगती है, इसी प्रकार इसी से दर्द होने लगता है, ठीक है। पर शीर्षिका से बोलते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे, ये भी तो आपको बताएं। तो क्वेश्चन यही बनते हैं, छोटी आंत में क्या क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, पचे हुए पोषक पदार्थ का अवशोषण होता है। पूछेगा जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में। पूछेगा अग्नाशय में क्या काम होता है, अग्नाशय रस बनता है। पूछेगा आमाशय में क्या होता है, तो HCl युक्त होता है, HCl इसमें बनता है, जो कि शरीर में भोजन को पचाने में काम करता है, गलाने में। पेप्सिन एंजाइम होता है, प्रोटीन पाचन होता है। क्या क्या होते हैं इसमें, आमाशय, प्रोटीन पाचन और पेप्सिन होता है। तो अगर पूछता है पित्ताशय से क्या होता है, तो पित्त का भंडार होता है, वसा का इमल्सी इमल्सीकरण होता है। यकृत से क्या क्या होता है, तो मैंने अभी अभी बताया, पित्त का उत्पादन या पित्त का बनना, ग्लाइकोजेनेस, यूरिया का संश्लेषण, एल्कोहल का निर्वाह विषन। चलिए अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं, म्यूकस। म्यूकस के बारे में और पढ़ाएंगे और चलते हैं, चलिए। लिंगुअल, लाइपेस, लाइरी, एंजाइम, टाउलिन, स्टार्च का पाचन। ये देखिए लार संगठन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। म्यूकस ल्यूब्रिकेट यानी कि ल्यूब्रिकेट, ठीक है, ल्यूब्रिकेट। तो लारी, एमाइलेस, टाइलिन, स्टार्च का पाचन। लिंगुअल, लाइपेस, वसा का पाचन, ठीक है। ये दिए रखे हैं आपको। अधिक इलेक्ट यानी अधिक इलेक्ट्रोलाइट, खाने में नमी, खाने में नमी, नाइट्रोजन और Cl निगेटिव दे रखा, K प्लस दे रखा इसने।
लाइजोजाइम एंजाइम जीवाणु का नाश करता है। क्या करता है? चलिए, मैंने तब तक पानी पी लिया। चलिए, ये चीज़ समझ में आ गई। मैं क्या क्या बता रहा था आपको। आधे इलेक्ट्रोइड खाने में नमी करता है। क्या करता है? आधे इलेक्ट्रोइड लाइट खाने में या क्या करता है? नमी करता है। ठीक है। लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणु का नाश। ठीक है। अब बात करते हैं यकृत लिवर के बारे में। ये लिवर के बारे में बात करते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी एक ग्रंथि है जो लगभग 1.5 किलो वजन होता है, 1.5 किलोग्राम होता है। बात करते हैं प्रमुख क्रियाएं क्या क्या होती है। पित्त का उत्पादन करना इसका ही काम होता है। रक्त में अमीनो अम्ल का विनिमय, यूरिया का संश्लेषण, लगभग 500 क्रियाएं। ग्लाइकोजेनेलिसिस, हेपरिन, फाइब्रोनिरोजन, ठीक है, नोजेन, फाइब्रोनोजेन, प्रोटीन का उत्पादन, शरीर का ताप बनाए रखने का सहायक होता है। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? पित्ताशय की। पित्ताशय की बात कर लेते हैं। पित्त का भंडारण तो प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिली यहाँ से प्राप्त होता है। पित्त का श्रावण होता रहता है। वसा का पायस्त्रीकरण और लिपिड्स के पाचन में अवशोषण के सहायक होता है। पीएच वैल्यू 7.7 होती है। किसकी होती है? पित्ताशय की। क्षारीय पित्तरस होता है। रंग पीला होता है, हरा होता है। बिलुरिबिन अधिकता से पी लिया। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं। खोजकर्ता लैंगरहैंस थे। अग्नाशय का एक भाग है। इंसुलिन, ग्लाइकोगोन एवं सोमेटोस्टिन हार्मोन का स्रावण होता है। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, अंतःस्रावी बाह्य ग्रंथि। ये जो मिश्रित ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि दोनों का जुड़ी हुई ग्रंथि होती है। सारी अग्नाशी सररस, क्षारी अग्नाशी रस एवं पूर्ण पाचक रस का स्रावण होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्षारीय अग्नाशय रस के बारे में। ये होता है ट्रिप्सिनोजन, अक्रियाशील ट्रिप्सिन, और होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड तोड़ना। अग्नाशी लाइपेज का वसा का पाचन। अग्नाशी एमाइलेज का स्टार्च का पाचन। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। चलिए।